हम क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा। आज हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। किसका? क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा। लेकिन बेटा देखिए, इस विद्युत धारा को पढ़ने से पहले हमें एक चीज के बारे में समझना पड़ेगा, आवेश। देखिए, विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन मेनली हमें पहले ये पता होना चाहिए आवेश होते क्या है। ठीक है, देखिए, जिस तरीके से द्रव्यमान होता है उसी तरीके से पदार्थ का आवेश भी उसी के एक गुणधर्म होता है। जिस तरीके से पदार्थ का गुणधर्म द्रव्यमान है, उसका एक गुण है, उसी तरीके से आवेश भी क्या होता है? उसी का एक पार्ट होता है। आवेश को हम मेनली दो हिस्सों में बांटते हैं। आवेश जो होते हैं धनात्मक आवेश, और इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक आवेश। आवेश हमारे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, धनात्मक क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए दो बॉडी है, जाहिर सी बात है चार्ज जब डेवलप होंगे जब दो बॉडी होंगी। अब जो बॉडी चार्ज जिसको लूज करती है, यानी जो चार्ज जो आवेशों को डोनेट कर देती है, यानी यदि कोई वस्तु आवेश त्याग कर देती है, तब उस पर धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश आता है। अगर तो कोई बॉडी क्या करेगी? अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देगी, यानी अपने आवेशों को त्याग देगी, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? धनात्मक आवेश। यदि कोई वस्तु आवेश ग्रहण करती है, तब उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। यानी अगर कोई वस्तु है वो आवेश को ग्रहण, यानी अगर जो एक त्यागेगी तो दूसरी उसको ग्रहण करेगी। तो जो त्यागती है, जितना चार्ज वो त्यागती है उतना ही वो दूसरी क्या करती है? कैप्चर करती है। तो सपोज मान लीजिए इसने आप दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यानी इक्वल, इनका जो परिमाण होता है वो हमेशा समान होता है, यानी जितना ये त्याग करेगा उतना ही वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ऋणात्मक आवेश जो होते हैं, आवेश को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन को जो है हम को E माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी अगर जो हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की बात करें, भाई जैसे मान लीजिए आपने कहा भाई इसने आवेश को त्याग दिया। जब इसने आवेशों को त्याग किया, इसने ग्रहण किया, तो इसने ग्रहण किया तो इस पर माइनस आ गया। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो एक माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, यानी और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ये क्या होता है? धनात्मक आवेश को प्रोटॉन कहते हैं।
धनात्मक आवेश को हम प्रोटॉन कहते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P+ से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा इसके गुणधर्म के बारे में बात कर देते हैं। आवेश के गुणधर्म, देखिए आवेश के क्या गुणधर्म होते हैं। पहला तो ये होता है कि समान आवेश जो होते हैं प्रतिकर्षण करते हैं, यानी जो समान आवेश होंगे वो क्या करेंगे, हमेशा प्रतिकर्षण करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, ये चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे की तरफ से दूर भागेंगे। या आपका माइनस और माइनस चार्ज है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, यानी इनके बीच में भी क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण होगा। तो आवेश के गुणधर्म में पहला पॉइंट ये हो गया कि समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, दूर भागते हैं। क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा कि इनके अंदर क्या होता है, कोई भी चीज सेम होगी। जैसे आपने देखा होगा कि मैग्नेट के एग्जाम्पल ले लीजिए, वैसे तो वहां पे आवेश की बात नहीं होती। आप कहीं देखना मैग्नेट को, कई बार आप जब छोटे बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, तो कई बार जैसे जब छोटे थे खुद ही, तो जैसे मैग्नेट को लेकर आते थे, लेकिन कई बार वो घूम जाते थे और वो आपस में मिलती नहीं थी, और वो घूम के दूसरी तरफ से मिल जाते थे तो मिल जाते थे। लेकिन उस टाइम हमें ये नहीं पता था भाई इस मैग्नेट के अंदर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, और जो लाइट पोल्स होते हैं हमेशा रिपेल करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, यानी जो ध्रुव होते हैं उसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, चुंबक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर जो समान ध्रुवों को आप लेकर आओगे तो रिपेल करेंगे। नहीं यकीन हो तो आप दो चुंबकों को लेना, आपने 13 चैप्टर फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा होगा, सॉरी 13 चैप्टर में भी पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, दो ध्रुवों को अगर जो आप पास लेकर आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। इसी तरीके से आवेश भी होते हैं। दूसरा है असमान आवेश। असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी अगर तो प्लस है और एक माइनस है, तो ये चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। यानी असमान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा है आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश संरक्षित होते का मतलब क्या है, आवेश जो है ना तो इनका आप निर्माण कर सकते हो, ना ही इनको विनाश कर सकते हो। ठीक है, ना तो ये निर्माण किए जा सकते हैं, ना इनका विनाश किया जा सकता है। ये केवल क्या होते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं इसका एक एग्जांपल समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कांच की गेंद को सिल्क से रगड़ा जाता है, तब कांच की गेंद से आवेश हस्तांतरित हो सकता है, थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो जाए यहाँ पे। हस्तांतरित आवेश, कांच की गेंद से आवेश शिल्प में हस्तांतरित होते हैं। तब देखिए, कांच की गेंद से जब आप उसको रगड़ोगे तो क्या होगा, कांच की गेंद से आवेश क्या होंगे, शिल्प में हस्तांतरित हो जाएंगे। तो जो कांच की रोड है, कांच की जो गेंद है, ये क्या होगी, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दिए हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव आवेश। और सिल्क जो है, सिल्क पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लिए हैं,
अगर जो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज। तो यहां कहने का मतलब है धनात्मक आवेश का परिणाम, धनात्मक आवेशों का परिणाम हमेशा बराबर होगा ऋणात्मक आवेशों का परिणाम। परिमाण परिमाण का मतलब होता है माप। यानी यहां पे मैं ये बात साबित करना चाह रहा हूं कि देखिए, आपने जितना लूज किया तो दूसरे ने उतना ग्रहण भी तो कर लिया। यानी अगर जो एक ने इलेक्ट्रॉनों को लूज किया है, यानी इलेक्ट्रॉन खोए हैं, तो दूसरे ने उतने इलेक्ट्रॉन पा लिए। तो ना तो इसके पास कोई निर्माण हुआ है और ना ही विनाश हुआ है, इसने तो एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। तो इसी को हम बोलते हैं कि आवेश जो होते हैं सुरक्षित होते हैं, संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। जैसे आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, उसी तरीके से आवेश संरक्षण का भी नियम होता है कि भाई आवेश ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ये केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हस्तांतरित होते हैं। तो ये जो था, ये पहले हमने पढ़ा है आवेश के बारे में, क्योंकि आवेश से ही क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। आप इसको उतार लेंगे, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अब आपके बारे में अब हम बात करते हैं विद्युत धारा। देखिए, अब बात करते हैं विद्युत धारा। देखिए, विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा हम क्या कहते हैं, आवेशों के प्रवाह विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेशों का जो प्रवाह होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। अब बात होती है कि आवेशों का प्रवाह कैसे विद्युत धारा होगी। तो भाई आवेश बह रहे हैं, तो बहने को आप कैसे, प्रवाह का मतलब होता है बहना, तो बहने को आप कैसे कह सकते हैं विद्युत धारा। देखिए, आप लोगों ने अगर जो मैथ्स पढ़ते होंगे, मैथ्स में चैप्टर 4 है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे लिखे क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है कि विद्युत धारा के प्रवाह के अनुसार बहती है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो वहां पे अगर जो आप देखो, जब पानी की धारा बहती है, ठीक है, जब पानी की धारा बहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी बह रहा है तो हम उसको बोलेंगे जलधारा, बोलते हैं ना जलधारा। हवा बह रही है तो वायु धारा। तो इसी तरीके से आवेश बह रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके से फॉर्मुलेशन बनते हैं। कोई भी चीज बहती है तो उसके साथ क्या लग जाता है, धारा शब्द लगा देते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है, वो क्या बन सकती है, किसी चालक में प्रवाहित प्रति इकाई आवेशों को विद्युत धारा यानी किसी चालक में प्रवाहित प्रति इकाई आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति इकाई का मतलब है कि जैसे करंट आपका आई है और हम आवेश को Q से डिनोट करते हैं, यानी प्रति इकाई का मतलब है एक साइड में कितने चार्ज मूव कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रति इकाई। तो देखिए यहाँ पे जो ये I = Q/T होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। Q जो होता है आपका आवेश को डिनोट करता है, T जो होता है वो आपका समय को डिनोट करता है, और I जो होता है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। यानी ये तीनों के बारे में मैंने लिख दिया है।
अगर जो आप बात करें इसकी एसआई यूनिट निकालने की, तो देखिए आई इक्वल टू क्या होता है आपका Q बाय टी होता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, Q को हम कूलम से मापते हैं, और टी की यूनिट होती है आपकी सेकंड। तो आप कहेंगे कूलम पर सेकंड जो होगी इसकी यूनिट हो सकती है क्या? तो देखो कूलम पर सेकंड यूनिट हो सकती है, बट हम इसको है ना कूलम पर सेकंड से नहीं बोलते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ विद्युत धारा की, विद्युत धारा आई का एसआई मात्रक क्या होता है आपका एम्पियर। इसको हम एम्पियर से डिनोट करते हैं ए। आप देखेंगे कभी भी आपके घर के अप्लायंसेस स्विच वगैरह लेकर आएंगे तो उस पर एम्पियर लिखा होता है ए, ठीक है। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा को आप मापते कैसे। आप लोगों को वोल्टेज के बारे में पता होगा, विभवांतर के बारे में, वोल्टेज हमारे घर में इतनी आते। तो अब बात करते हैं विद्युत धारा की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो देखिए विद्युत धारा को मापने की युक्ति को एमीटर कहते हैं। यानी अगर जो आपको विद्युत धारा मापनी है कहीं पे, किसी भी रूम की या किसी भी अपने घर के अंदर कितनी आप विद्युत धारा यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एमीटर आपने मेरे हिसाब से तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, घरों में सीधा मीटर के बाद एमसी लगी होती है और उसके बाद घरों में कनेक्शन होते हैं। ये आपको लैब में, स्कूल लैब में देखने को मिल जाएगा। एमीटर भी, वोल्टमीटर भी। पहले क्या होते थे, घरों के अंदर बॉक्सेस के अंदर ही फिट होते थे, लेकिन आजकल क्या है जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसी के अंदर फिटेड होते हैं। अगर जो आप कभी इलेक्ट्रिक मीटर के पास खड़े होकर देखेंगे तो उसके अंदर बत्ती जलती है। जैसे दिल्ली के अंदर अगर जो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं उसी के अंदर आपका एमीटर भी होता है, वोल्टमीटर भी होता है। आप उसके पास खड़े होकर देखेंगे, जब आपका ए का निशान बना जाए रीडिंग्स नंबर्स के पास, तो समझ लेना वो आपका इलेक्ट्रिक करंट बता रहा है, यानी विद्युत धारा बता रहा है। अब बात करते हैं कि जैसे घरों में अगर जो हम बात करें घरों के अंदर एमीटर को किस तरीके से संयोजित करते हैं। अब संयोजित का मतलब क्या है, देखिए संयोजित का मतलब ये है कि देखिए वायरिंग जो होती है, यानी जब हम वायरिंग करते हैं तो उसको दो तरीके होते हैं, या तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। अब बात करते हैं श्रेणी क्रम क्या होता है, पार्श्व क्रम क्या होता है। देखिए श्रेणी क्रम क्या है, एक ही कनेक्शन, एक ही वायर से आपने बहुत सारे कनेक्शन कर रखे हैं और एक ही स्विच से उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे मैरिज वगैरह में होते हैं, जनरेटर के पास ही सारा सिचुएशन होती है। अगर जो वहां से आपने बंद करते हैं तो सारी मैरिज की लाइट चली जाती है। उस तरीके की व्यवस्था को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। लेकिन पार्श्व क्रम क्या होता है, पार्श्व क्रम होता है जैसे हम अपने घरों के अप्लायंसेस को यूज करते हैं। जैसे हमने अपने घरों की वायरिंग को सेट कर रखा है कि भाई मान लीजिए मुझे पंखा चलाना है और ट्यूब नहीं चलानी, तो मैं ट्यूब बंद कर सकता हूँ, पंखा चला सकता हूँ। मान लो मुझे दूसरे कोई और ऑब्जेक्ट चलाना है, टीवी चलाना है, पंखे ट्यूब बंद करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। तो मतलब आप वहाँ पे एट अ टाइम जिस चीज को चलाना चाहते हो उसी चीज को चला सकते हो। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता, उसमें सारे कनेक्शन आपके एक ही वायर से होते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के लाभ भी हैं, हानियां भी हैं। तो इसके बारे में तो हम आगे जिक्र करेंगे, क्योंकि चैप्टर के आगे इसमें इसके बारे में जिक्र है। लेकिन फिलहाल तो हमें ये बात करनी है जो इसको मापने की युक्ति जो एमीटर है उसको कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है जी। एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा को मापने की युक्ति बताइए और इसको किस तरीके से संयोजित किया जाता है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है। क्या बनता है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा को
परिभाषित करो। यानी आपको एक एम्पीयर विद्युत धारा को परिभाषित करना है। तो देखिए 1 एम्पीयर विद्युत धारा कैसे परिभाषित होगी। परिभाषित करने के लिए देखिए हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है Q/T। ये 1 एम्पीयर कब होगा, जब इसमें से 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो हम क्या कहेंगे उसको 1 एम्पीयर कहेंगे। कैसे, देखिए यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तब उसे 1 एम्पीयर विद्युत धारा कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई 1 एम्पीयर को परिभाषित करो। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब एक और चीज बनती है, उसके बाद में भी आप इसे मिल सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना पोस्ट करके वीडियो को। जैसे कि फॉर्मूला भी हमने देखा, हमारा फॉर्मूला जो था वो I इक्वल टू क्या था Q/T। तो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, I इंटू में T आएगा। और Q का ऐसा ही मात्रक, अभी मैंने आपको बताया ये क्या होता है, मात्रक कूलम। इसको हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, C से डिनोट करते हैं कूलम को। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पे आपका कहेगा 1 कूलम को परिभाषित करो, कूलम को परिभाषित करो। देखिए 1 कूलम को कैसे परिभाषित करेंगे, आंसर Q इक्वल टू I इंटू में T। जैसे ये परिभाषित किया था सेम वैसी डेफिनेशन। जैसे ये कूलम कब होगा, अगर 1 एम्पीयर करंट क्या होगा 1 सेकंड में प्रवाहित होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तब उसे 1 सेकंड में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो, तब उसे 1 कूलम कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जितना पढ़ाया होगा समझ में आया होगा। अभी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो उस समय हम इसके बारे में थोड़ी इसकी विद्युत धारा की दिशा वगैरह के बारे में भी जानेंगे और इसको चैप्टर को आगे भी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इतने को आप पढ़िएगा। थैंक यू।